हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1 कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक, इसके बारे में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे कि क्या दे रखा है। चैप्टर फर्स्ट दे रखा है विविधता की समझ। विविधता है क्या, इसकी समझ के बारे में पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों के ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्र जैसा है? हो सकता है कि आप चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी विभिन्नता है। मतलब इसमें बताया है कि जो भी व्यक्ति मतलब अपने अलग अलग ढंग से काम करता है, अलग अलग व्यक्ति होता है, अलग अलग ढंग से काम करता है, इसी तरीके से अलग अलग अगर चित्र बनाएंगे तो वो भी जो भी चित्र बनेगा वो भी अलग ही बनेगा। उसी प्रकार जीवन में भी इंसान जो व्यक्ति होते हैं वो भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं। आगे दिया है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कई ऐसी साथी भी हैं जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। क्यों? हालांकि ऐसा हो कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे कितना पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे कब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग होंगे। इसमें बताया गया है कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर कोई अध्यापक क्वेश्चन भी करती है तो बहुत कुछ स्टूडेंट के जवाब सही होंगे, कुछ के गलत भी होंगे। मतलब हर किसी स्टूडेंट के जवाब एक से नहीं मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत विभिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैंने जब भी वहां से साइकिल से गुजरता तो वह अंग्रेजी के अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका और आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक में के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है।
कुछ पढ़ाई लिखाई में संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, कुछ तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब भी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मैंने पूछा, कहाँ आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम ही चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा पवन है, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? अनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ में गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों के साथ तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं और जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 अखबार कहाँ गया। जहाँ समीर 1 और अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहाँ समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उन्हें एक बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि भी ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। विभिन्नता इसमें एक स्टोरी दी गई समीर और 2 समीर की। एक समीर 1 है, एक समीर 2 है। समीर 1 को इंग्लिश आती है और समीर 2 को हिंदी। लेकिन वो उनकी कास्ट बिरादरी बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज अलग है, भाषाएं अलग हैं, फिर भी उन दोनों में दोस्ती हुई। तो ये क्या है? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि विभिन्नता है। इसी विविधता के ये क्या है? पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 ने अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता के रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के आसपास ना अवसर है, ना ही जमीन और या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता को एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया
इस बंटवारे के आधार था कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं। लोग के जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुमार के घर पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुमार ही होती है और आप बस वही बन सकती हैं। कई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपके शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। विविधता हमारे जीवन में विविधता का तात्पर्य यह है कि जब भी कास्ट बिरादरी बिल्कुल डिफरेंट ना होकर उनके ढंग बिल्कुल अलग होना, है ना, ये विविधता का एक पहलू है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों से ऐसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। वह अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबें, वास्तविक जीवन की और कल्पना में प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों को गाते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों की कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू, और समान रूप से केवल 2 पक्षियों को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल में अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। भारत में विविधता। भारत की विविधता के बारे में जानेंगे। भारत विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई में सोचते तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग में दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। उसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्होंने जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बच जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर चलते रहते थे। इस तरह की उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति के आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक निश्चित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह की कई
क्षेत्र अपने विशेष इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों को फर्क होगा, बल्कि जिस तरह वो का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उस भौतिक वातावरण के किस तरह पर गहराई में जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिल्ले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर भी निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों को क्या असर पड़ता है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, जहाँ वह बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं। जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख जम्मू कश्मीर पूर्व पहाड़ियों का में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ पानी की मात्रा नहीं होती है, यहाँ रेत ही रेत होती है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। भूगर्भ कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ का घाटियाँ है जिसमें गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यह अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं को बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केशर सागा लद्दाख की काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों से विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यादवी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब के कई व्यापारी यहाँ अक्सर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा ने मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदायों की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से वहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें यहूदी, इस्लाम, ईसा, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारियों भी केवल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीनी वला कहते हैं। तलने
के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात का और इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। मतलब वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाली यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता उन्होंने जाना, और इसमें जो केरल भारत के दक्षिणी कोने में जो बसा हुआ राज्य था वह पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ से काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते थे। और इसमें ईसा मसीह धर्मदूत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए थे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब को आने वाले व्यापारियों में प्रभावित किया। जहाँ केरल के भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल के प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृति को प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम एक के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों को साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं को घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत या स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज्य था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों को अंग्रेज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत के लोगों को फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। मतलब विविधता में एकता। जब भी मतलब जो भारत था, विदेशों अंग्रेजों ने लड़ा, वो चाहते थे कि अब ये भारत में हमारा राज्य रहे, हमारा भारत के लोग हमारे गुलाम बनते रहें। तो उन्होंने ये दिखा दिया सभी लोगों ने मिलकर कि तो इसी प्रकार सभी भारतवासी एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उससे उन्होंने विजय प्राप्त की। आपने दिया है यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन्हें सत्याप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थीं, जो बाग के इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पछतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत को चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे का परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर की थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं के स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है कि नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता के एकता का विचार हमें दिया।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है? जो अमृतसर कांड हुआ था, अमृतसर कांड होने के बाद उनमें मतलब वो विश्व में पहला ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें बिना बताए मतलब बहुत लोग इकट्ठे हुए थे सभा के लिए, लेकिन उन पे गोलियां चला दी गई, जो जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। तो इसमें हमने विविधता के बारे में जाना कि विविधता क्या होती है, क्योंकि बहुत व्यक्ति बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन कास्ट को लेकर विविधता नहीं होती। इंसान जो व्यक्ति होते हैं अलग अलग तरीके की सोचना विचारना या वेशभूषा अलग होना, वो हमारी विविधता का एक पहलू है। तो इस चैप्टर में हमने विविधता के बारे में पढ़ा, और भी चीज़ें पढ़ी, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड भी पढ़ा। लेकिन अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।